इस बीच दिग्गज एफएमसीजी कंपनी आईटीसी के शेयर में लगातार हम देख रहे हैं प्रेशर बना हुआ है, गिरावट देखने को मिल रही है। सरकार ने जब से सिगरेट पर अतिरिक्त टैक्स की घोषणा की है तब से अब तक आईटीसी का शेयर करीब 15% के आसपास टूट चुका है और करीब 35 महीने के निचले स्तर पर आ चुका है। बुधवार को भी शेयर बाजार में आईटीसी के शेयर पर दबाव देखने को मिला। कंपनी के फूड कारोबार में ग्रोथ के बावजूद शेयर के ऊपर प्रेशर बना हुआ है। सर, आईटीसी के फूड बिजनेस को क्या हुआ है, इसके अंदर की खबर क्या निकल के आ रही है? क्योंकि ठीक है, एक गॉडफ्रे फिलिप्स शेयर जैसे में न समझ में आया कि यहाँ बाकी कारोबार कम है, यहाँ तो बाकी कारोबार भी बड़ी हिस्सेदारी है, स्टॉक क्यों गिर रहा है सर? विपुल जी, आईटीसी बड़ी पहेली है बाजार के लिए और आईटीसी बड़ा भरोसेमंद स्टॉक था। इसका डिविडेंड एफडी से ज्यादा हुआ करता था, इसलिए बाजार में लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए था। लेकिन आईटीसी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। कहानी ये केवल नहीं है कि सिगरेट पर जो नई एक्साइज ड्यूटी आई है उस वजह से गिरावट हुई है। जो पूरा फूड बिजनेस है आईटीसी का, वो उम्मीदों में जैसे नैरेटिव है, जैसी उम्मीद थी वैसा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। रेवेन्यू तो बढ़ रहा है लेकिन डबल डिजिट से मिड सिंगल डिजिट और हाई सिंगल डिजिट पे आकर धीमा पड़ गया है। पिछले 3 साल में बिस्किट नूडल्स में केवल 7 से 8% का कागर हमें को दिखाई दिया है। कई सेगमेंट्स में मार्केट शेयर घटा है क्योंकि जो डायरेक्ट टू कंज्यूम कस्टमर ब्रांड्स हैं जो सीधे उपभोक्ताओं को बेच रहे हैं उनसे कड़ी प्रतिस्पर्धा है। हाई ग्रोथ फूड बिजनेस कमजोर है और इसलिए हमको वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है। तात्कालिक तौर पर अगर आप देखें तो अभी जो गिरावट थी, गिरावट 2 वजह से मिल गई। एक तो जो सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी आई, उसके बाद 10 से 14% के आसपास की गिरावट आई स्टॉक में, और ऊपर से जो इनहेरेंट फूड के बिजनेस की कमजोरी थी वो भी दिखाई दी। मल्टी ईयर लो पर है, मार्केट कैप में काफी बड़ा नुकसान हुआ है और ये अपने साथ विपुल जी निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स को भी ले डूबा क्योंकि वो भी 3 से 4% गिरा क्योंकि उसमें आईटीसी का बड़ा वेटेज था। इसके अलावा बीएटी का स्टेक कम करना, डिविडेंड भी खराब होना, एक सीरीज में या होटल के डिमर्जर्स को लेकर जो तैयारी चल रही थी उसको लेकर अनिश्चितता, एक श्रृंखला में आईटीसी के साथ इतने सारे नेगेटिव ट्रिगर जुड़े हुए हैं कि ये स्टॉक बाजार में गहरे दबाव का सामना कर रहा है। बिल्कुल सर, अभी अगर हम निवेशकों के नज़रिए से सिर्फ देखें तो वो क्या इसे उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, और इस गिरावट को एक खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए या कंपनी को कैसे फंडामेंटल्स को समझना चाहिए? देखिए, सिगरेट वाला टैक्स तो भारी पड़ेगा, वो तो दिख ही रहा है कंपनी के रेवेन्यू पे। फूड की ग्रोथ इतनी तेजी से नहीं आ सकती क्योंकि भारतीय बाजार में, कंज्यूमर बाजार में उतना बड़ा बदलाव नहीं हो रहे हैं और हम आगे भी चर्चा करेंगे कि जिस लेवल के फूड प्रोडक्ट आईटीसी बेचता है उसकी डिमांड बाजार में नहीं, और जीएसटी की कटौती के बाद भी हमें कोई बड़ी डिमांड नहीं दिखाई दी। डिमर्जर फंसा हुआ है, इस पर रिस्क प्राइसिंग की जा सकती है। अगर आईटीसी होटल्स का डिमर्जर होता है या कोई बदलाव होता तो शायद हमें कुछ थोड़ी सक्रियता दिखाई देगी, लेकिन जब तक ग्रोथ और कैपिटल क्लियर नहीं होंगे तब तक दबाव रहेगा। बाजार एफएमसीजी का बाजार आईटीसी को लेकर डिफेंसिव है क्योंकि आईटीसी के पास जो प्रीमियम था वो खत्म होता दिखाई दे रहा है। मतलब सेंसेक्स से करीब 20% नीचे अंडर परफॉर्म किया है, मूविंग एवरेज से भी नीचे है। कंपनी के फंडामेंटल्स लंबे समय के निवेश के लिए ठीक है, लेकिन विपुल जी अब वो जो पीक मल्टीपल वाले दिन थे आईटीसी के, वो हमें लद गए लगते हैं। अब ये उस एवरेज लेवल पर स्टॉक रहेगा जो फंडामेंटल्स दिखाई दे रहे हैं, उस हिसाब से वो बड़े मल्टीपल या अच्छे मल्टीपल मिलने की उम्मीद कम दिखती है। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं एफएमसीजी से बाहर टेलीकॉम को लेकर के। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के ग्राहक घटने का सिलसिला लगातार बना हुआ है और एक अनुमान के मुताबिक दिसंबर तिमाही के दौरान कंपनी के करीब 35 लाख ग्राहक उसकी सेवाएं छोड़ चुके हैं। इससे पहले सितंबर तिमाही में करीब 10 लाख और जून तिमाही में करीब 5 लाख ग्राहकों ने कंपनी की सेवा छोड़ी है। कंपनी की तरफ से 4G नेटवर्क में निवेश बढ़ाए जाने के बावजूद 9 महीने से उसके ग्राहकों के कम होने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। सर, कैसे देख रहे हैं भविष्य, खास तौर से तब जब लगातार महीने दर महीने ग्राहक जो है वो वोडाफोन को छोड़ रहे हैं? वोडाफोन बड़ी अजीबोगरीब उलझन में फंसी हुई कंपनी है। तमाम लामबंदी और कोशिशों के बाद सरकार ने अपने सारे नियम सवाल पीछे छोड़कर इसे एक बेल आउट दे दिया। 87,000 करोड़ का जो एजीआर ड्यू था उसमें मॉरिटोरियम डाल दिया गया और पेमेंट्स को अब 2032-2041 तक बढ़ा दिया गया। 18,000 करोड़ रुपए की जो तत्काल देनदारी थी उसमें भी 5% की 5 साल की लाइफलाइन मिल गई। ये खबर एक तरफ है,
स्टॉक इन्वेस्टर्स ने इस पर काफी उत्साह मनाया और उनको लगा कि वोडाफोन का स्टॉक बेहतर होगा, लेकिन वोडाफोन की जो तस्वीर आंकड़ों में दिख रही है सब्सक्राइबर्स के तौर पर वो बेहद खराब है। हमने आपको जब मोबाइल फोन सब्सक्राइबर के आंकड़ों पर चर्चा की थी तो हमने बताया था कि जो सबसे बड़ा चर्न हुआ है बाजार में वो वोडाफोन में हुआ है, और वोडाफोन आइडिया के कस्टमर खासतौर से जो उत्तर भारत के सर्किल्स हैं वो बड़ी संख्या में जियो पर और एयरटेल पर मूव हुए हैं। तो अब यहाँ पर वोडाफोन के भविष्य को लेकर दो तरीके के पैटर्न बनते दिखाई दे रहे हैं। पहली चीज तो ये कि सरकार की तरफ से राहत मिल गई, क्या वोडाफोन के को नई कैपिटल डालेगा इसमें और इसके बाद इस ऑपरेशन को सस्टेन करने की कोशिश करेगा। फिर उस ऑपरेशन का क्या होगा जब ग्राहक ही नहीं होंगे, सब्सक्राइबर्स ही निकल कर भाग रहे हैं, तो उन्हें रोकने के लिए वोडाफोन के पास स्ट्रेटजी क्या है ये देखना जरूरी है। बाजार बड़ा बटा हुआ है, बाजार को ये लग रहा है कि वोडाफोन को अगर लंबे समय तक सर्वाइव करना होगा तो उसे बार बार रह रहकर टैरिफ बढ़ाने पड़ेंगे, तभी उसका बिजनेस मॉडल सस्टेन करके लंबे समय तक चल पाएगा। आरपू 200 से नीचे इसे इस लेवल तक ले जाने के लिए इसे कैपेक्स भी बढ़ाना होगा और टैरिफ में भी कमी करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में टैरिफ में कमी करने की आर्थिक तस्वीर तो वोडाफोन की नहीं दिखाई देती, और अगर वोडाफोन कोई बड़ा टैरिफ रियायत हम ऑफर नहीं करता है ग्राहकों को, तो ये जो जाने वाले ग्राहक हैं उन्हें कैसे रोका जाएगा। तो ये एक तरीके की कैच 22 है वोडाफोन के लिए, और इसलिए अगली 6 महीने इस कंपनी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि नए ग्राहक जुटाना और जाते हुए ग्राहकों को रोकना जरूरी है। सरकार की तरफ से तो इसे राहत मिल गई, पर कंपनी का अपने संचालन, कंपनी की सेवाओं को लेकर जो ग्राहक हैं उनका भरोसा बराबर टूट रहा है। अब जरा टाटा ग्रुप की बात कर लेते हैं। टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेंट के शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बीते एक साल में शेयर का भाव करीब 41% टूट चुका है। कंपनी की तरफ से रिटेल स्टोर की संख्या बढ़ाए जाने के बावजूद दिसंबर तिमाही में रेवेन्यू का लक्ष्य चूक गया। कंपनी के रेवेन्यू में 20% की ग्रोथ का लक्ष्य रखा गया, जबकि ग्रोथ 17% रही है। सर, विदेशों में भी, घरेलू बाजार में भी नए नए स्टोर्स खोले जा रहे हैं, पिक्चर अच्छी दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन जब उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा तो शेयर बाजार ने भी पनिश किया। अभी क्या भविष्य दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तो तमाम एनालिस्ट बहुत पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहे हैं इस पर। देखिए, 3 स्टॉक्स को आज हमने बुलेटिन में शामिल किया। बोनस पॉइंट में आमतौर पर हम स्टॉक्स पर चर्चा नहीं करते, पर इसलिए शामिल किया क्योंकि आज जीडीपी के आंकड़े भी आए जिसमें कई इस तरीके के संकेत हैं, और ये तीनों कंपनियां भारत के बाजार के मिजाज को, खर्च को, खपत को समझने में हमारी मदद करती हैं, और इसलिए जानबूझकर हमने आईटीसी की परफॉर्मेंस को, वोडाफोन की चुनौती को और ट्रेंट को रखा। ट्रेंट उभरती हुई टाटा ग्रुप की कंपनी है। आंकड़े बता रहे हैं कि इसके राजस्व में गिरावट आई है, जबकि ट्रेंट की कहानी ऐसी थी कि ट्रेंट बहुत तेजी से फैल रही है। अगर आप सोशल मीडिया पर देखें यूडियो स्टोर्स को लेकर तो तमाम तरीके की खबरें थी, पर जैसी तस्वीर हमें दिख रही है कंपनी के परफॉर्मेंस में वैसा नहीं दिखाई देता। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वेबसाइट और यूडियो से प्रति स्क्वायर फुट रेवेन्यू में तेज गिरावट आई है, जिस वजह से बाजार को इस कंपनी के परफॉर्मेंस पर सवाल उठाने का मौका मिला, और गिरावट भी हमको दिखाई दी। डिमांड कम है, प्रतिस्पर्धा ज्यादा है। मैनेजमेंट ने 2026 में 25% पाइपलाइन का संकेत दिया था, जो अब नहीं पूरा होने वाला। यह सेंटीमेंट को तोड़ने वाला था, इसलिए बाजार में गिरावट दिखाई दी। ब्रोकर्स ने सबने अर्निंग डाउनग्रेड की है। 2025 में करीब 40% शेयर गिरा, और निफ्टी 50 में सबसे खराब था। 8 से 9% गिरावट तो डी रेटिंग के कारण आई है। तो भारतीय बाजार में विपुल जी, सामने से प्रत्यक्ष रूप से जूडियो के स्टोर्स और वेस्ट साइड के स्टोर एक दूसरी कहानी है, और कंपनी का परफॉर्मेंस एक पीछे की बिल्कुल दूसरी कहानी है, और वो ये हमें बता रही है कि वास्तविकता क्या है ऑनलाइन ऑफलाइन रिटेल की, और दरअसल हम किस तरह से बाजार में या सामान्य जीवन में इनके बारे में चर्चाएं सुनते हैं। इन्वेस्टर के लिए क्या समझने लायक बात है करंट लेवल से, क्योंकि पिछले साल के बजट और इस साल के बजट में जब आया था तब से एक ही थीम की बात हो रही है, कंजम्पशन, और ट्रेंट जो है उसी सेक्टर को रिप्रेजेंट भी करता है, लेकिन वहाँ पर निवेश करने वालों के हाथ खाली रहे। ये कंजम्पशन की स्टोरी तो नहीं बनती दिखती। ट्रेंट को अगर आप देखें तो आपको स्पेसिफिकली दिखाई देता है। उभरती हुई कंपनी थी, टाटा ग्रुप की ब्रांडिंग सपोर्ट भी था, टाटा समूह की कंपनी है। ट्रेंट का जो स्टोर मॉडल है वो बड़ा टेस्ट केस था। पिछले एक साल से हम इस पर अलग अलग जगह विशेषज्ञों से, ब्रोकरेज से बात कर रहे थे कि ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच में जो जूडियो के और वेबसाइट के स्टोर्स का विस्तार था, ये कितना टिक पाएगा, और वो टेस्ट केस अपने पहले नतीजे में तो असफल हो गया है, क्योंकि बाजार में
में इस तरीके के गारमेंट्स या इनके खरीदने वाले ग्राहक ऑनलाइन स्टोर्स पर ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं ऑफलाइन को लेकर। तो देखने में तो स्टोर बड़े हैं, लेकिन ये टेस्ट केस अभी सफल नहीं हुआ है। स्टॉक के मामले में भी ट्रेंट टर्नर रिटेल से महंगा था। अब यहाँ दिक्कत यह है कि बिजनेस का पतन नहीं हो रहा है। बड़ी बात यह है कि जो ट्रेंट की स्टोरी हमें सुनाई गई थी, हकीकत उससे कमजोर निकली गई है। तो अगर निवेशक देखें ध्यान से ट्रेंट, तो उन्हें ट्रेंट के रेवेन्यू नंबर के साथ ये देखना पड़ेगा कि पर स्क्वायर फुट प्रॉफिट कितना है ट्रेंट का, क्योंकि यही सारी चीजें आकर निर्भर करती हैं कि ट्रेंट ने जो इतना बड़ा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट किया है पूरे भारत में और अलग जगह स्टोर खोले, वो वास्तव में क्या लेकर आ रहे हैं। क्योंकि इसी के पैरेलल विपुल जी याद होगा पिछले साल के दौरान 2025 के दौरान हमने लगातार इस तरीके की खबरें पढ़ी और सुनी है कि बहुत सारे छोटे शहरों में और बड़े शहरों में भी रिटेल गारमेंट के जो बड़े स्टोर हैं या जो चेन्स हैं वो अपने स्टोर समेट रही हैं, कम कर रही हैं। तो इसलिए ट्रेंट एक बड़ा टेस्ट केस है। कंजम्पशन के लिहाज से अगले 5-6 महीने में हमें समझ में आएगा कि कंपनी अपने कितने स्टोर सस्टेन कर पाएगी। संकेत हैं कि शायद कंपनी अपने कुछ स्टोर्स को बंद करके भी अपने मुनाफे को और अपने परफॉर्मेंस को संभालने की कोशिश करेगी।